के साढ़े 11 बज रहे थे। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। विक्रम अपनी करवटें बदल रहा था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। थक हार कर अचानक उसने रेडियो सुनने की सोची, पर जैसे ही उसने रेडियो का बटन घुमाया, सन्नाटा और भी गहरा हो गया, क्योंकि रेडियो पर कोई गाना नहीं, बल्कि एक ऐसी आवाज आ रही थी जिसने विक्रम के खून को बर्फ की तरह जमा दिया। रेडियो पर जो सुनाई दे रहा था वो मुमकिन ही नहीं था। अरे ये सिग्नल को क्या हो गया? ठीक हो जा भाई। नमस्कार, ये मौत का प्रसारण है। आज रात का विशेष बुलेटिन। मौत का प्रसारण? ये कौन सा नया स्टेशन है? नमस्ते भैरवपुर, क्या आप जाग रहे हैं? घड़ियां अपनी आखिरी धड़कनें गिन रही हैं। आज की रात भैरवपुर का इतिहास बदलने वाला है। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये चेतावनी सिर्फ एक बार दी जाएगी। ठीक 12:15 पर हवेली का बरामदा गवाह बनेगा ठाकुर बलदेव सिंह की आखिरी सांस का। हाथ में होगी वही पुरानी जंग लगी कुल्हाड़ी जो बरसों से किसी के खून की प्यासी है। ठाकुर साहब को लगता है कि उनकी सत्ता उन्हें बचा लेगी, लेकिन मौत तो दरवाजे के बाहर खड़ी कुल्हाड़ी तेज कर रही है। क्या? ये क्या बकवास है? कोई मजाक कर रहा है क्या? जैसे ही घड़ी में 12:15 बजते हैं, उसी वक्त ठाकुर बलदेव सिंह की हवेली में अचानक सन्नाटा एक खौफनाक चीख में तब्दील हो जाता है। कौन है? कौन है वहां? तुम कौन हो? कौन हो तुम? नहीं, मत मारो। अगले दिन सुबह जब विक्रम ठाकुर बलदेव सिंह की हवेली पर पहुंचा तो उसका दिमाग सन्न रह गया। वहां का मंजर देखकर जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। चारों तरफ पुलिस का पहरा था और हवेली में मातम छाया हुआ था। वहां उसे पता चला कि रात के सन्नाटे में ठाकुर बलदेव का किसी ने बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया था। एक ऐसा कत्ल जिसके निशान किसी इंसान के नहीं, बल्कि किसी और ही दुनिया के लग रहे थे। हवेली की उन दीवारों में अब सिर्फ बलदेव की वो आखिरी चीखें दफन थीं। यार, रात को तो मुझे यूं लगा था कि जैसे कोई मजाक कर रहा हो, लेकिन यहाँ का मंजर देखकर मुझे अपने कानों और आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। मेरा दिमाग तो पूरी तरह सन्न रह गया है। ये सब कैसे हो सकता है? मौत के उस खौफनाक प्रसारण और ठाकुर बलदेव के बीच कोई तो गहरा कनेक्शन था, जिसे विक्रम लाख कोशिशों के बाद भी समझ नहीं पा रहा था। एक बार फिर विक्रम ने उस रहस्यमयी रेडियो को सुनने की सोची, लेकिन उसके हाथ डर के मारे ठंडे पड़ रहे थे। नमस्कार, आज फिर आपका मौत के प्रसारण में स्वागत है। कल ठाकुर बलदेव की कहानी खत्म हुई, पर क्या अंत वाकई इतना आसान था? अब क्या होगा? क्या एक और मौत? या फिर इंतजार कीजिए, क्योंकि रात अभी बाकी है। ये क्या? आज भी वही आवाज। आखिर ये कौन है और क्यों ये लोगों के कत्ल कर रही है? क्या ये कोई खेल है या कोई पुरानी दुश्मनी? आखिर ये सब रुकता क्यों नहीं? कौन है वो जो अंधेरे में छुपकर ये सब कर रहा है? क्या सोच रहे हैं आप लोग?
कि मैं कौन हूं? छोड़ो ये सब, आप बस इस प्रसारण का मजा लो। आज रात वही 12:15 पर आज चौधरी रूपचंद की कहानी खत्म होगी। इंतजार करना, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। 12:15 पे चौधरी रूपचंद का खेल खत्म। ये क्या हो रहा है? आखिर ये सब कैसे मुमकिन है? मेरा दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा। क्या ये आवाज पहले से जानती है कि किसकी मौत होने वाली है? आखिर ये कौन है? कोई कातिल या कोई और आखिर वही हुआ, वही जो कल रात मौत के प्रसारण में कहा गया था। घड़ी की सुइयां जैसे ही 12:15 पर पहुंची, चौधरी रूपचंद की कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब यह महज कोई इत्तेफाक नहीं था, यह एक ऐसी सच्चाई थी जिसने विक्रम की रूह तक को कबा दिया था। मौत का वो रेडियो अपनी भविष्यवाणी में एक बार फिर सही साबित हुआ था। क्या करूं? क्या किसी से बात करूं इस मौत के प्रसारण के बारे में? नहीं, कोई यकीन नहीं करेगा। गांव वाले मुझे पागल कहेंगे और पुलिस तो मुझे ही कातिल समझ बैठेगी। मैं अकेला पड़ गया हूं, बिल्कुल अकेला। मुझसे अब ये घुटन सहन नहीं हो रही। ये रेडियो मेरी जान लेकर ही दम लेगा। क्या सोच रहे हो विक्रम? तुम्हें कुछ मालूम है क्या? मैं देख रहा हूं जब से यहाँ आए हो तब से कुछ डरे डरे से लग रहे हो और मन ही मन बड़बड़ा रहे हो। क्या कोई ऐसी बात है जो तुम हमसे छुपा रहे हो? साफ साफ बताओ, वरना शक की सुई तुम पर भी घूम सकती है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे कुछ नहीं पता। बस 2 दिन में 2 हत्या देखकर मेरा दिमाग ठिकाने नहीं है। मैं तो बस डर गया हूं साहब। यकीन मानिए, मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। बहुत खौफनाक है ये सब, बहुत खौफनाक। साहब, मुझे तो कभी कभी इस विक्रम पर ही शक होता है। आपने गौर किया, जहां भी कोई हत्या होती है ये वहीं पहुंच जाता है। इत्तेफाक एक बार होता है साहब, बार बार नहीं। ये आदमी जरूर कुछ छुपा रहा है। इसके चेहरे का डर देख रहे हैं आप? ये डर नहीं, गुनाह का साया है साहब। ठीक कह रहे हो गुलजारी लाल। अब से विक्रम पर कड़ी नजर रखो। वो जहां भी जाए, जिससे भी मिले, मुझे पल पल की खबर चाहिए। अगर उसके चेहरे पर ये डर किसी गुनाह की वजह से है तो उसे बाहर आना ही होगा। जाओ, और याद रहे, उसे भनक भी नहीं लगनी चाहिए। पुलिस का शक अब पूरी तरह विक्रम पर टिक चुका था, पर उन बेचारों को क्या पता था कि उनका सामना किसी आम हत्यारे से नहीं है। ये कोई इंसान नहीं, बल्कि एक भटकती हुई रूहानी ताकत है जो बरसों पुराने इंतकाम की आग में जल रही है। कानून की बेड़ियां शायद एक कातिल को रोक लेती, पर मौत के इस खौफनाक प्रसारण को कैसे रोकोगे, जहां हाथ ठंडे पड़ते ही जिंदगी का खेल खत्म हो जाता है। अब 2 हत्याएं हो चुकी थीं और गांव की हवाओं में मौत का सन्नाटा पसरा था। एक पल के लिए तो विक्रम की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो उस मौत के प्रसारण को दोबारा सुने। उसका शरीर डर के मारे कांप रहा था, लेकिन किसी तरह कांपते हाथों से हिम्मत जुटाकर विक्रम ने रेडियो की तरफ हाथ बढ़ाया और उसे ऑन कर दिया। क्या आज फिर वही आवाज आएगी? क्या हाल है विक्रम? 2 मौतों का कारवा कैसा लगा? क्या अभी तुम्हें ये सब एक इत्तेफाक लग रहा है? डर की वो लहर तुम्हारे शरीर में महसूस हो रही है ना?
अभी तो ये शुरुआत है विक्रम। असली खेल तो आज रात शुरू होगा। असली खेल आज रात शुरू होगा? और तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? कौन हो तुम? आखिर ये सब क्या है? तुम मुझे देख पा रही हो क्या? जवाब दो। मेरा नाम तुम्हें कैसे पता? मुझे इतनी जल्दी भूल गए विक्रम? अपने किए हुए उस पाप को इतनी जल्दी भूल गए? कौन हो तुम? जवाब दो मुझे। कौन हो तुम? क्या चाहती हो मुझसे? और तुम किस बात की बात कर रही हो? मैंने कुछ नहीं किया। आखिर तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? किस पाप की बात कर रही हो? मैंने कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ दो। क्यों विक्रम, इतनी जल्दी भूल गए मुझे? मैं शांति, गिरधारी चाचा की बेटी। क्यों विक्रम, अब कुछ याद आया? या उस रात के अंधेरे ने तुम्हारी याददाश्त भी छीन ली? जिस शांति को तुम लोगों ने बेसहारा समझकर तड़पने के लिए छोड़ दिया था, आज वही शांति लौट आई है अपना हिसाब पूरा करने। हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा, साजन के आंगन में जाए झूमता झूमता, पायल की छन छन बोले दिल का तराना, प्यार की बारिश में भीग जाए जमाना। अरे ओ बूढ़े, एक बात तो बता, जो पैसा तूने हमसे ब्याज पर लिया था वो कब लौट आएगा? ठाकुर साहब, बस मुझे 2 साल का वक्त और दे दीजिए। इस साल मैं शांति का ब्याह कर दूं, उसके अगले साल मैं आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। मुझ गरीब पर तरस खाइए ठाकुर साहब। मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। शांति का ब्याह? क्यों, हम मर गए थे क्या? हमारे पास भेज देता। ब्याह का पैसा भी खर्च नहीं होता और तेरा कर्ज भी माफ कर देते। क्या बुरा सौदा था? ठाकुर साहब, गरीब है तो क्या हुआ, इज्जत तो हमें भी प्यारी है। जरा सोच समझ के बोलिए। आपके हर महीने का ब्याज जब आपके पास वक्त से पहुंच जाता है, तो इतनी गंदी हरकत करने की आपने सोची कैसे? एक बाप के सामने उसकी बेटी के लिए ऐसा शब्द, धिक्कार है आप पर ठाकुर साहब। इज्जत? अरे ओ गिरधारी, गरीब की भी कोई इज्जत होती है क्या? गरीब तो पैरों की जूती के बराबर होता है, और जूती अगर पैरों में ही पड़ी रहे तो ही अच्छा होता है। अपनी औकात भूल रहा है तू। मेरे सामने खड़े होकर मुझे तमीज सिखाएगा? याद रख, जिस दिन मेरा सब्र टूटा, उस दिन ना तेरी इज्जत बचेगी और ना तेरी ये लाडली शांति। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? गांव के ठेकेदार होकर तुम अपने ही गांव के एक वृद्ध आदमी की इज्जत उतार रहे हो? क्या यही तुम्हारी शराफत है? क्या यही तुम्हारा इंसाफ है? मेरे पिता ने तुम्हारा पैसा लिया है, अपनी रूह नहीं बेची। याद रखना ठाकुर, दौलत से तुम आदमी खरीद सकते हो, लेकिन किसी का स्वाभिमान नहीं। एक लड़की होकर हम लोगों का अपमान करती है। अपनी औकात देख और हमें देख। है? इतनी हिम्मत तुझ में कहां से आई कि सरे बाजार तू हम लोगों को नग्न करे? ये जुर्रत तुझे बहुत महंगी पड़ेगी, तुझे और तेरे इस लाचार बाप को। अभी हम लोग जा रहे हैं लड़की, लेकिन याद रखना,
हिसाब बराबर करने हम बहुत जल्द लौटेंगे। गजब बेइज्जती। आज एक मामूली सी लड़की ने हम लोगों की सरेआम बाजार में बगड़ी उछाल दी। अगर आज कुछ नहीं किया तो गांव वालों के दिल से हमारा डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लोग हमारे चेहरे पर हंसेंगे। उस छोरी को उसकी औकात बतानी ही होगी। ऐसी सजा देंगे कि आने वाली 7 पुश्तें कांप उठेंगी। बलदेव, सही कह रहे हो। इस बुड्ढे और इस लड़की का कुछ तो करना ही होगा, वरना ये गांव हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा देगा। अरे ओ विक्रम, तू क्या बोलता है? तेरी खामोशी का क्या मतलब समझूं मैं? तू हमारे साथ है या उस छोरी की बातों में आ गया? अरे सरकार, मेरे तो खून की एक एक बूंद आपकी है। हमें वही करना होगा जो हम पहले कई बार कर चुके हैं। गिरधारी को तो कहीं दूर खेतों में दफन कर देते हैं, मिट्टी भी गवाही नहीं देगी। और उस लड़की के साथ क्या करना है वो तो आप अच्छी तरह जानते ही हैं सरकार। बलदेव, रूपचंद, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे घर जाने दो। मेरा कोई कसूर नहीं है। विक्रम, कम से कम तू ही सुन ले। क्या तेरे सीने में दिल नहीं है? भगवान के लिए मुझे यहां से जाने दे। तुम लोग इंसान नहीं हो। क्या हाथ जोड़ती है विक्रम के आगे? बेवकूफ लड़की। विक्रम के कहने पर ही तो हम तुझे यहां लाए हैं। क्यों विक्रम, अब अपनी जुबान क्यों नहीं खोलता? बता दे इसे कि तू ही इसे मौत के इस जाल में खींच कर लाया है। अरे मालिक, क्या करूं, मैं तो आपका कुत्ता हूं। बस आप इशारा कीजिए सरकार, जिस पर बोलोगे उस पर अभी के अभी भौंक दूंगा। मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। खुदा के लिए मुझे जाने दो। मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। अरे तुम्हें छोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा? बोल। और हमारी इज्जत जो तुमने सरेआम बाजार में उछाली है उसका क्या? बोल। तुझे क्या लगा था कि तू हमें बेइज्जत करके चैन से घर चली जाएगी? आज तुझे वो कीमत चुकानी होगी जो तूने कभी सोची भी नहीं होगी। उसके बाद विक्रम, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुम तीनों दरिंदों ने मेरे साथ क्या किया था। क्यों चुप क्यों हो? अपनी दरिंदगी भूल गए? मुझे तो बाद में गांव वालों से यह पता चला कि तुम लोगों ने मेरे पिता गिरधारी जी को भी मरवा दिया। वो बुरा आदमी जो सिर्फ मेरी खुशियां चाहता था। मेरे पास आत्महत्या के अलावा और कोई चारा न था विक्रम। पर अब तुम्हारा हिसाब होगा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया। शांति, मुझे माफ कर दो। वो सब बलदेव और रूपचंद का प्लान था। उन्होंने ही मुझे उकसाया था। मेरी जान बख्श दो शांति। नहीं, एक रूह से झूठ बोलेगा। मुझे सब पता है विक्रम कि ये सब किसके कहने पर हुआ था। तेरे, सिर्फ तेरे। तुझे छोड़ दूं? नहीं, कभी नहीं। अब तेरा अंत आ गया है विक्रम। तेरे अंत के साथ ही मेरी रूह को चैन मिलेगा। अब कोई कानून, कोई पुलिस तुझे नहीं बचा सकती। नहीं, शांति, मुझे माफ कर दो। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो।
बचाओ, बचाओ, मुझे मत मारो। विक्रम का भी वही हश्र हुआ जो बलदेव और रूपचंद का हुआ था। शांति का बदला तो पूरा हुआ, लेकिन पुलिस ये गुत्थी कभी सुलझा नहीं पाई कि ये सारे कत्ल किसने और क्यों किए थे। गांव के उस सन्नाटे में आज भी कभी कभी एक पुराने रेडियो की गूंज सुनाई देती है और उसके साथ सुनाई देती है एक रूहानी हंसी।